अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो पाकिस्तान में नोटिस तो होता है लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। पाकिस्तान एक ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहां लाखों लोग भूखे सोते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2016 के मुताबिक 113 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 78वां है, जबकि पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है। बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में से एक मेल न्यूट्रिशन है और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि इस वक्त ये अलार्मिंगली हाई लेवल पर है जो टोटल पॉपुलेशन का 24% है। कभी सोचा है आपने कि अब हम एक ऐसे दौर में जा चुके हैं जहां होटलिंग ट्रेंड काफी हो चुका है और हर वीकेंड पर तरह तरह के खाने खाने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और होटल्स का रुख करते हैं और वहां भी अगर हमें खाना पसंद नहीं आता तो नॉट गुड कहकर खाना छोड़ देते हैं। और अपने घर में ही देख लीजिए रोजाना कितना खाना है जो हम डेली बेसिस पर जाया करते हैं। मुल्क में गुर्बत का आलम यह है कि एक वक्त की रोटी के लिए चाइल्ड लेबर जैसे लॉ को तोड़ा जाता है। जिन हाथों में किताबें और कलम होने चाहिए इनकी जगह नन्हे हाथों में 8 या 9 इंच के पाने ने ले रखी है। यही नहीं, गुर्बत ने पूरे के पूरे खानदानों को जकड़ रखा है। ऐसे में बात करेंगे इन लोगों की जो किसी मसीहा की तरह खल्क़ खुदा को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। लेकिन आज भी हमारे मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जो ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर कि दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है, पर इस फास्ट दौर में भी हमारे यहाँ भूख से बात का सिलसिला अभी तक नहीं रुक सका और यही पेट भरने की तलब इंसान से क्या क्या काम नहीं करवा लेती। ऐसे में वो लोग जो इस अंधेरे में शमा जलाने का काम करते हैं उनके बारे में हम आज के शो में बात करेंगे। बिल्कुल, और मिलवाएंगे आपको खिदमत इंसानियत से सरशार यूथ ऑफ पाकिस्तान से जो मेल जुनेट के नाम से फोरम ऑपरेट कर रहे हैं। तरह हमारे पास खाना बचता है उस तरह दूसरे लोगों के पास भी बचता है घर पे, बट दे जस्ट नीड अ चैनल कि वो किस तरह डोनेट कर सकें। हमने अपनी आंखों से देखा है एक टेंट के अंदर 12 लोग रुके हुए और एक प्लेट सालन शेयर कर रहे। जब हमने उनको 12 बिरयानी दी तो उनकी शक्ल पे जो स्माइल थी उसके लिए ही हमने ये काम किया था, हमारी फीलिंग के लिए कि यार ये लोग डिजर्व करते हैं। और मिलेंगे मुल्क की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने गरीबों और नादारों के लिए खाने का मसला ही हल कर दिया। सिर्फ 3 रुपए में खाना खा सकते हैं। इस खाने घर का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की भूख को मिटाया जा सके जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से 2 वक्त के खाने के लिए महरूम होते हैं। 3 रुपए का मकसद सिर्फ रखने का ये है कि लोग खरीद के खाना खाएं, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, वो हराम ना हो जाए। और मिलेंगे जरूरतमंदों के लिए लगाए जाने वाले दस्तरख्वान के मुंतजिम से जो दिन में 3 बार अपने हाथ से दस्तरख्वान लगाता है। मेरा काम है कि लोगों को खाना वाना खिलाना और उनकी खिदमत करना। तकरीबन 2 टाइम का खाना मैं खिलाता हूँ। कि दस्तरखान पे मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि कोई ऐसे लोग जो मतलब आते हैं कि जिनकी खिदमत करके हमारे को भी कुछ थोड़ा बहुत उसका सवाब हासिल हो। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जी जनाब, आज जो है हेडलाइंस बहुत ज्यादा, पता है कल जो खबरें थी ना बहुत ज्यादा अफसोसनाक कुछ खबरें थी जिसमें आप देखें और ज्यादातर इंटरनेशनल, हाँ, हलाकत जो है इंटरनेशनल। वाकई में बिल्कुल ऐसा लगता है कि बैनुल अक़वामी दुनिया में तो एक कोहराम मचा हुआ है। जिसमें अगर मैं खबर शेयर करना चाहूँ तो आपको बताऊं कि जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में क्रिसमस मार्केट में ट्रक ने लोगों को कुचल दिया जबकि 12 अफराद हलाक और 48 जख्मी हुए हैं। हमला आवर और ड्राइवर गिरफ्तार और साथी जो है वो हलाक हो गया है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दी न्यूज की। दी न्यूज में यहाँ पर जो एक खबर है जो कल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर रही वो है आईजी सिंध के हवाले से। सिंध आईजीपी सेंट ऑन फोर्स लीव क्रम्बलिंग बिलावल्स न्यू पीपीपी। Within 3 days of what the news had unambiguously indicated, the reputed Inspector General of Sindh Police A.D. Khwaja has been sent on forced leave, the process exposing the shallowness of the new People's Party under Bilawal Bhutto Zardari.
यानी कि ये खबर रही कि उनको जो है वो छुट्टी पे भेज दिया गया, मतलब फोर्स लीव पर भेज दिया गया। इसके बारे में काफी बातें हुई, इसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस थे या क्या वजह रही है, क्योंकि अगर एडी ख्वाजा की बात की जाए तो वो काफी ईमानदार ऑफिसर, अपने उनका जो पास्ट रहा है काफी अच्छा उनका पास्ट रहा है। तो एक खबर ये है, और दूसरी खबर जो है वो बर्लिन अटैक की है कि 9 किल्ड इन पॉसिबल टेरर अटैक इन बर्लिन। अच्छा, आप अभी इंटरनेशनली बर्लिन के हवाले से बता रही हैं, तो दूसरी जानिब ज़ुरिख में भी मस्जिद जो है उस पर हमला किया गया। उसके अलावा जैसे कि सब जानते हैं कि तुर्की में रूसी सफीर का भी कत्ल किया गया है। आंद्रे कार्लूफ अनकरा में नुमाइश से खिताब करते हुए निशाना बने हैं। ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार ने 9 गोलियां मारी हैं और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया गया है, जबकि शामो हल्फ को ना भूलो हमला आवर 45 सेकंड जाए बकुआ पर ही खड़ा रहा और उसके बाद जो है वो उसको निशाना बनाया गया। और बड़ी अब जो खबरें आ रही हैं और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो कहा जा रहा है कि ये जो कातिल है, ये जो हमला आवर है, इसके बारे में पाकिस्तानी होने के भी इंकशाफात किए जा रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तानी है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का जो नाम है वो लिया जा रहा है इस तरह के हमलों में। और दूसरी जानिब जैसे कि सबा ने आपको बताया है कि जनाब इस तरह और भी जगहों पर एक वो ट्रक चढ़ाने वाली जो बात है, वहां पे भी 9 लोग जो हैं वो इस वक्त हमने देखा कि हलाक हो गए हैं। 50 से ज्यादा जख्मी। उसके अलावा जो आज अहम खबर है जंग के पेपर में, वो आपको बताएं कि 5 रेगुलेटर्स इदारे हुकूमत के सुपुर्द कर दिए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन खत्म कर दी गई है। ये इदारे मुशर्रफ दौर में सारिफीन के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए थे। निजकारी के बाद अजारादारियों के खात्मे के लिए एक मजबूत रेगुलेटरी निज़ाम की जरूरत महसूस की गई, जिस बिना पर इनको हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया है। और आपको बताएं कि एक इदारे की वजह से CPEC का प्रोजेक्ट जो था वो खतरे में था और इस पर चीन भी जो है वो काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात दे रहा था, जिस बिना पर इन लोगों ने ये फैसला किया कि तमाम तर इदारे 5 के 5 इदारे जो है वो हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएं। ठीक है। अच्छा, जंग का एक और मेरे पास पेपर है और इसमें जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किए बगैर तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू, ट्रैफिक जैम से शहरियों को दुश्वारी, यूनिवर्सिटी रोड और एक्सपो सेंटर के सामने खुदाई, इतराफ की सड़कों पर तजावुजात के बायस गाड़ियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। आप देखेंगे किस तरीके से पूरे शहर में जो है वो एक तरह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि शारा फैसल भी खोल दी गई है, लेकिन अब शारा फैसल भी जैम कर दी गई है। तो शहरियों का ये कहना है कि वो जाएं तो फिर जाएं कहाँ, घंटों घंटों ट्रैफिक में लगे रहना, लंबी लंबी कतारें। तो दिस इज ड्रेस्टिक इन कराची। अच्छा, एक और यहाँ पर जो है वो खबर है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी और ये कराची के मुतालिक ही है। ये है मुख्तलिफ इलाकों से टारगेट किलर समेत 81 मुल्जिमान गिरफ्तार, असला और मंशियात बरामद। लियारी गैंग के कारिंदे तनवीर उर्फ डंडा ने 9 अफराद को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया है। और पोलियो मुहिम के मुतालिक भी कुछ शेयर कर देती हूँ। पोलियो ड्रॉप्स मुहिम की सिक्योरिटी थाना की सतह पर यकीनी बनाए, ऐसा कहते हैं IG सिंध। हमें पता है कि पोलियो मुहिम स्टार्ट हो गई है और उसके बाद से IG सिंध का ये बयान आया कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, जबकि हसास यूनियन काउंसिलों में पुलिस, कमांडोज और सादा लिबास एहलकार तैनात करने की भी हिदायत की गई है। चले जनाब, पोलियो मुहिम के हवाले से भी खबर आपने शेयर की। अच्छा, अब एक अहम खबर जो है वो हम शेयर कर देते हैं कौमी असम्बली के हवाले से। और ये अक्सर खबर मेरे हिस्से में आ जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अक्सर हम जब मैं अखबार देती हूँ तो उसके अंदर ये खबर जो है वो पनामा के हवाले से मेरे हिस्से में आ जाती है। और खबर कुछ यूँ है कि एक बार फिर से ये इजलास हुआ और हंगामा आराई हुई है। आपको बताएं कि PMLN और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर से हमने देखा कि हालात खराब हुए हैं। कल भी जब ये इजलास हो रहा था और स्पीकर ने दानियाल अजीज को बात करने का मौका दिया तो उस पर अपोजिशन ने एक बार फिर से हंगामा आराई की, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो उस पर बोल पड़े कि कोई हुकूमत की जानिब से जिम्मेदार शख्स जो है वो ये बताए कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो कब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। तो इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से भी जो है वो जवाबात कसेंगे और उनका कहा कि हम लोग भी जो है वो डेली बेसिस पर आ रहे हैं और हम लोग भी इमरान खान के इंतजार में हैं, तो आखिर हमें भी ये बताया जाए कि इमरान खान कब पार्लियामेंट में आएंगे। तो एक बार फिर से हमने देखा कि हंगामा आ रही और काउंटर पे काउंटर होता रहा, दोनों जानिब से सवाल जवाब। लेकिन देखना ये है कि इन तमाम सवाल जवाब के बाद अब हल क्या निकलता है। हल तो मुझे अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। साबिक सदर जरदारी भी आ रहे हैं, तो लेट्स सी के क्या होता है, नई न्यू डेवलपमेंट पॉलिटिकल क्या होती है। खैर आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा भी खबर है मेरे पास जो कि एबटाबाद के हवाले से। एबटाबाद कमीशन हेड वांट्स रिपोर्ट मेड पब्लिक। एबटाबाद की जो आपको बताएं कि कमीशन रिपोर्ट है उसके हवाले से लोगों का ये कहना है कि इस रिपोर्ट को जल्द अज जल्द जो है वो पब्लिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और एबटाबाद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल का कहना है कि एबटाबाद
एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट में वाकई के तमाम जिम्मेदारों की निशानदही की गई है। अगर ये बता दूं कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मौजूद था या नहीं तो रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं, और उन्होंने भी जो है वो इस बात पर जोर दिया है कि कमीशन रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो थी अखबारात की शह सुर्खियां जो हमने आपको बताई, और अब मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं। यासिर नजर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनसे जानते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास आज फिर शाम को होगा। यासिर, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी कल आज दोबारा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम दोबारा होंगे। गुज़श्ता रोज जब इजलास शुरू हुआ कौमी असम्बली का, वो भी काफ़ी हंगामा आराई नजर रहा। खासतौर पर दानियाल अजीज ने तकरीर की तो उस वक्त PTI के अरकान मुसलसल एहतजाज करते रहे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाबरीन हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि आज भी इनकी यही हिकमत अमली है और हुकूमत को टफ टाइम देने का वो कह रहे हैं। साथ साथ सेनेट का इजलास भी आज 2:30 बजे तक के दोबारा होगा, जिसमें मुख्तलिफ करारदादें हैं, बिल हैं, वो पेश किए जाएंगे। कल निजी कार्रवाई का दिन था, आज मामूल से हटके मुख्तलिफ कार्रवाई में इससे वो शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं खास तौर पे इकनेक का जो इजलास है वो होना है, इसके साथ जो ECC का इजलास है वो भी होना है, और इस्लामाबाद में मजमूई तौर पे मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के जो मुख्तलिफ केसेज हैं उनकी समाअत भी होनी है। साथ साथ कुछ जो हफ्ता कायद के हवाले से भी तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया और अगले एक इसमें ये बाकायदा तौर पर ये सारी जो मसरूफियात हैं और हफ्ता कायद मनाया जाएगा। इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार का जो मौसम है, क्योंकि दिन गुजरने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, और हम जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं तो सर्दी की वजह से खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। खुश सर्दी की वजह से अस्पतालों में जो मरीजों की तादाद है, जो बीमारों की तादाद है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है इसमें अगर देखा जाए तो शहर इक़्तिदार में जो सियासी गेमा गेमी है वो आज भी नजरें कौमी असम्बली, सेनेट और इस इजलास में हैं कि आज इस इजलास से क्या आउटपुट निकलेगा और तरीके इंसाफ किस तरह हुकूमत को टफ टाइम देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे से जहां पर आज बहुत सी अहम डेवलपमेंट भी है, और साथ साथ मौसम का आपने जिक्र किया, खुश सर्दी का, जिस बिना पर लोग जो है वो बीमार पड़े। इसी तरह की कुछ सूरत हाल कराची में भी है। कराची के इलाके मलिर में पुरस्कार मच्छरों ने आफत मचा दी है। हर रोज सैकड़ों अफराद तेज बुखार, जिसमें शदीद दर्द में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शहरियार साजिद, जी शहरियार साजिद, क्या तफसीलात हैं? अनम, बिल्कुल ये एक अजीब सी बीमारी है जिसकी अभी तक तशखीस नहीं हो सकी है। कहा यह जा रहा है, इसका नाम तो दे दिया गया है चिकनगोनिया, लेकिन अभी तक इसके बारे में ये नहीं पता चल सका कि ये बीमारी फैली क्यों है। मलिर का पूरा इलाका जो है इससे मुतासिर हुआ है, और कल तक तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो हॉस्पिटल जो है वो पहुँच चुके हैं। और देखा यही जा रहा है, कल भी वज़ीर सेहत जो है वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश की, लोगों से पूछा, डॉक्टर से पूछा, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये बीमारी हो क्यों रही है और क्यों फैल रही है। इसमें होता यह है कि जोड़ों का दर्द जो है वो शदीद होता है, बुखार होता है। इसके अलावा आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं, पाँव हैं, वो जो है वो मफलूज टाइप के जो है वो हो जाते हैं। बैरून मुल्क से भी यहाँ पे टीमें बुलाई गई हैं और वो भी आके ये देखेंगे आखिर ये मर्ज है क्या। अब तक जो फिलहाल जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो जहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं, वो ये है कि जो यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसके अलावा सीवरेज का जो पानी यहाँ पर जगह जगह फैला हुआ है, उससे एक मच्छर पैदा हो रहा है और उसके काटने के बाद जो है वो ये बीमारी पैदा हो रही है। बहरहाल वज़ीर सेहत की जानिब से भी ये देखा जा रहा है। इसके अलावा महकमा सेहत भी जो है इस पे लगा हुआ है कि आखिर ये बीमारी जो है वो है क्या, ताकि इसका इलाज जो है वो मुमकिन हो सके। ठीक है, शहरियार साजिद अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे सारी सूरत हाल। अनम, मलीर में 1,000 से ज़ायद जो है मरीज एडमिट हुए हैं और इस मर्ज में मुब्तला है। अभी तक कुछ कहना कबल वक्त है कि आया ये चिकनगोनिया ही है या फिर ये किस चीज़ का वायरस है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जीका और डेंगू वायरस से जो है उसी से ये निकला है वायरस, और डेंगू मच्छर ही जो है ये वायरल फैला रहा है। चले, ये तो वक्त ही बताएगा। इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है कि आखिर ये मर्ज है किस चीज का। मजीद कुछ न्यूज स्टोरीज आपको बताते चले और आपको बताएं कि कराची में पुरस्कार बीमारी ने सैकड़ों अफराद को लपेट में ले लिया। मर्ज की अब तक जांच हो सकी है, ना ही तशखीस। बस इतना मालूम हो सका है कि ये मर्ज मच्छर के काटने से फैलता है। ताहम आलमी इदारा सेहत मलीर में किसी वायरस की तस्दीक नहीं कर रहा। WHO और वजारत सेहत के जारी एलामिया के मुताबिक मलीर में वायरस की मौजूदगी की इत्तलात गैर मुसद्दिका हैं। मर्ज से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं।
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जिसके तलबा ने डिग्रियां ना देने और इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ लाहौर और मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुल्तान में तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान हाथापाई हुई, जबकि मुजाहरीन ने लाहौर में केनाल रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिस इज सैड। और पंजाब भर में से रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 1,84,00,000 बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है, लेकिन पोलियो वर्कर्स कहते हैं कि हदफ को हासिल करने में काफी मुश्किलात दरपेश हैं। महकमा सेहत तवज्जो दे, ताहम मुहिम के लिए सूबे भर में 44,600 टीमें तश्कील दी गई हैं। गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आज की खबरें तो बहुत सी शामिल कर ली, अब कल की कुछ बात कर लेते हैं। मार्च 2016 में आईजी सिंध तैनात होने वाले एडी ख्वाजा की भी छुट्टी कर दी गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत को आईजी से पहले नाराजगी गुज़िश्ता माह हुई थी। हुकूमत सिंध और आईजी सिंध में तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब सियासी असर रसूख के हामिल अफराद ने बदीन पुलिस को गन्ने की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया। आईजी सिंध का एतराज पीपल्स पार्टी की क़यादत को नागवार गुजरा और झगड़ा आईजी सिंध की जबरी छुट्टी पर तमाम हुआ। एडिशनल आईजी मुश्ताक महर को आईजी सिंध के ओहदे का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। एडी ख्वाजा को इत्तला मिली कि बदीन में गन्ने की खरीदारी के लिए पुलिस के जरिए काश्तकारों पर दबाव डाला जा रहा है और इस काम में साबिक सदर के करीबी दोस्त मुलव्विस हैं। आईजी सिंध ने एसएसपी बदीन की सरजनिश की तो साबिक सदर के दोस्त खफा हो गए। वजीर आला सिंध ने मुफाहमत की राह निकालने की कोशिश की। आईजी सिंध ने वजीर आला को मुश्किल में डालने के बजाय रजाकाराना तौर पर चार्ज छोड़ने की पेशकश की, लेकिन दुबई से हुक्म आया एडी ख्वाजा को जबरी रुखसत पर भेजा जाए। चीफ सेक्रेटरी के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी सिंध की 15 रोजा रुखसत मंजूर की गई है, जिसमें 3 दिन वो दुबई में भी गुजारेंगे। और जनाब, अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर भी नजर डालेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नफीस नईम साहब, आज 3 से 4 अहम डेवलपमेंट्स भी हैं। पहले उन हवाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन एक अहम दौरा कमर बाजवा साहब का है सऊदी अरब का, सबसे पहले इस पर बात करना है। जी, सबक अनम कमर बाजवा के आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से डॉन ने एडिटोरियल लिखा है, रिटर्न ऑफ इसमें ये आया है हरमैन शरीफैन का, ये जंग का एडिटोरियल है, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़। आर्मी चीफ 3 रोज़ा दौरे पर हैं और वहाँ उन्होंने शाह फरमा से मुलाकात की, वज़ीर दिफा से मुलाकात की और ख़ासकर दिफाई ताबुन पर और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई। इस पर एडिटोरियल ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब का ही किया है और इससे कबल अपने वज़ीर आज़म भी हल्फ उठाने के बाद सऊदी अरब ही गए थे। तो सऊदी अरब से तो हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, चाहे कोई धमकी हो, अगर एटमी धमाके के वक्त जब अमेरिका ने हमें धमकियां दी थी उस वक्त सऊदीया ने 5000 बैरल तेल जो है वो हमें फ्री देने की ऑफ़र की थी। और 1979 में याद होगा आपको कि जब कुछ मुर्तदीन ने हमला कर दिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ही पहल की थी और पाकिस्तान ने ही दिफाई ताउन बढ़ाया था सऊदी अरब की जानिब। तो दोनों ममालिक के दरमियान ये ताल्लुकात जो है वो शुरू से ही हैं। शाह फैसल के हवाले से आप देख लें, हमने लाइलपुर का नाम उनके नाम पर रखा, फैसलाबाद रखा, फिर मस्जिद शाह फैसल मस्जिद हुई। तो ये दोनों देरीना ताल्लुकात हैं। इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जो एडिटोरियल ने ये लिखा है कि जो काउंटर मैकेनिज्म पर बात की है, असल चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो उससे ये होगा कि खित्ते में शिदत पसंदी का खात्मा होगा और देरीना ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि सऊदी अरब से तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक टेस्टेड ताल्लुकात हैं, उन पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। दोनों के बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की पाकिस्तान दिफाई तौर पर इमदाद करता रहता है और सऊदी अरब जो है वो तेल के मामले में पाकिस्तान की उसने बहुत जब भी हमें मुश्किल वक्त का सामना आया है अपने पेश, सऊदी अरब ने हमारी मदद करने में पहल की है। तो ये इस हवाले से ये दौरा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है
और इस दोनों के ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात बल्कि ख़ित्ते के अमन के हवाले से भी ये दौरा जो है वो बहुत अहम है। बिल्कुल, और दोनों ममालिक से जब भी सरबराहान आते जाते हैं, दौरे करते हैं, तो बड़े खुले दिल से जो है इस्तकबाल किया जाता है। इसी तरह बिल्कुल शाह सलमान हो या फिर आदिल अल जुबैर हो, तमाम लोगों ने खुले दिल से इस्तकबाल किया और बड़ी पॉजिटिव जो है वो गुफ्तगू का तबादला ख्याल हुआ है। अच्छा, अगला इदारिया क्या कह रहा है? अच्छा, अगला इदारिया एक सिंध तास माहिदा, आपको ये एक बड़ा मसला था पाकिस्तान का पानी के हवाले से। नरेंद्र मोदी जब ये उड़ी सेक्टर पे हमला हुआ था और नरेंद्र मोदी ने तो बाकायदा ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पानी बंद करने पे कहा। उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहते। तो उसके बाद जो है दरिया सिंध पर भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक मनसूबे की तामीर शुरू की, उससे पहले ही शुरू की हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के पहले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब 1960 में ये माहिदा तय पा गया था कि 3 दरिया जो मगरबी पाकिस्तान के हैं, मशरक़ी 3 उनके हैं, लेकिन भारत उसकी खिलाफ वर्जी करता आया है। सिंध तास माहिदे के हवाले से आलमी बैंक का एलची, ये जंग का एडिटोरियल है, इसमें ये कहा गया कि जो ये एलची तैनात हुआ है ये एक बहुत खुशाइन इक़दाम है, क्योंकि जो एलची वर्ल्ड बैंक ने तैनात किया है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जो अभी हालिया डेवलपमेंट हुई है, जो भारत जो है सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो भारत का ये मौक़िफ़ है कि भाई मीडिएटर लाएं, आलमी बैंक सालिसी किरदार अदा करे, पाकिस्तान एक माहिर जो है गैर जानिबदार माहिर तैनात किया जाए। पाकिस्तान कहता है नहीं, जो आलमी बैंक इस किरदार, सालिसी बैंक जो है वो सालिसी इदारा जो है कोर्ट जो है वो इसका किरदार अदा करे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आपका तरीक़ेकार अलग है, भारत का अलग है, आपका अलग है, तो इससे जो है माहिदा गैर फ़ाल हो जाएगा। आप दोनों का तरीक़ेकार गलत है, तो और अगर ये माहिदा गैर फ़ाल हो गया तो इसका संगीन नताइज निकलेंगे। नफीस नईम साहब, भारत तो खातिर में ही नहीं लाता इन मुआहिदों को, वो तो कभी भी धमकी दे देते हैं। नहीं, भारत तो ये कहता है कि भारत का मौक़िफ़ ये है कि मैं जो हम डैम बना रहे हैं वो ज़खायर के लिए नहीं बना रहे, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बना रहे हैं। 18,000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, 3,000 अभी वो कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जरिए। तो अब उनका ये मौक़िफ़ है। अब लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। पहले तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर आपने तरीक़ेकार मुख्तलिफ रखा आप तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, गैर फ़ाल हो जाएगा। इसलिए अब ये एलची की जो तैनाती है, एलची जो है वर्ल्ड बैंक का, वो इन दोनों के दरमियान कोशिश करेगा कि दोनों मुज़ाकरात पर आ जाएं और ये मसला पानी का जो आबी मसला है, ये बहरान जो है वो टल जाए और दोनों ममालिक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाए, क्योंकि इससे दोनों ममालिक के लोग जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। अच्छा, तीसरा और अहम इदारिया आसिफ अली जरदारी की वापसी के हवाले से है, क्या क्या कयास आराइयां हो रही है इस हवाले से? रिटर्न ऑफ जरदारी डॉन का एडिटोरियल है और हमने डिस्कस किया था कि 23 तारीख को जरदारी साहब आ रहे हैं, बिलाल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया है। इसमें डॉन ने ये कहा है, जिस तरह आज आपने वो आईजी सिंध के हवाले से भी एक खबर पड़ी कि आईजी सिंध को छुट्टियों जब भी रुखसती पे भेज दिया गया, इसमें भी डॉन ने डिस्कस किया है। उन्होंने यही कहा है कि जरदारी साहब एक बड़ी फौज के बारे में बयान देने के बाद जो है वो अचानक 18 माह पहले मुल्क से चले गए और उनके जाने की पीपल्स पार्टी ने कोई वजह नहीं बताई जिसको लोगों को तसल्ली होती कि किस वजह से गए। बाज़ जगह कहा गया कि जरदारी साहब जो है वो इलाज की गर्ज से गए, लेकिन डॉन ने एक एडिटोरियल में ये लिखा है कि भाई वो अपनी खुद साख्ता जिला वतनी के दौरान वो कभी न्यूयॉर्क में रहे, कभी लंदन चले गए, ज्यादातर दुबई गए। अच्छा। तो ये किस किस्म की बीमारी थी? अच्छा, ये खुद साख्ता जिला वतनी, इससे क्या मुराद है, जरा इसको थोड़ा डिफाइन कर दें, आप मुस्कुरा रहे हैं। खुद साख्ता जिला वतनी तो ये कि भाई उन्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया था कि आप जाएं, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं हुआ, कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ। दूसरी इतलात हैं कि कुछ उन्हें इशारे मिले, लेकिन वो उन बगैर बताए कोई वजह बताए। देखिए, आप विजिट करने जाते हैं, इलाज की गर्ज से भी जाते हैं, एक टाइम पीरियड होता है कि आप इसमें इलाज के लिए गए, वापस आ गए, 18 माह आप बाहर रहे हो। फिर मुख्तलिफ बातें हर पार्टी की जानिब से, आपके लीडर की जानिब से कोई कह रहा था कि बीमार हैं जरदारी साहब, कोई कह रहे थे कि नहीं वो आ जाएंगे, कुछ उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन कोई एक इबाम का शिकार थे सब। अब जो है जैसे ही थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट का भी थोड़ा सा आपको पता है कि आर्मी चीफ के जाने के बाद और ये चेंज होने के बाद अब ये अनाउंसमेंट हो गई कि वापस आ रहे हैं। डॉन ने ये सवाल उठाए हैं कि ठीक है वापस आ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारे सवालात के जवाब देने पड़ेंगे और उनके पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गिरती मकबूलियत, एक सिंध में वो बाहर रहते हुए भी सारी उन्होंने पॉलिसी अपने और जो डिसीजन मेकिंग पावर था वो उनके पास था। बिलावल भुट्टो इन हो गए थे, कुछ अभाम थे कि पता नहीं जरदारी साहब फिर इस पार्टी को के रेंज को होल्ड करेंगे कि नहीं, लेकिन वो सब खत्म हो रहे हैं।
सिंध स्पीच में जो भी डेवलपमेंट हुई है, इस पर डॉन ने आईजी सिंध को जो जबरी रुखसत भेजा, इस पर सवाल उठाया है कि इस पर वजीर आला की क्रेडिबिलिटी पे सवाल करता है, जो वो कहते थे कि नई शुरुआत का आगाज कर रहे हैं, वो कहाँ गई। तो ये सिंध में पीपल्स पार्टी महदूद होकर रह गई है। बिलावल जरदारी साहब जब रिटर्न होंगे तो उन्हें इसको देखना होगा, वरना फिर उनके वापसी का कोई फायदा अभी नहीं। ये बताइए नफीस नईम साहब के जरदारी साहब तो वापस आ रहे हैं, ऑलरेडी हुकूमत के ऊपर ऑपोजिशन भी इस वक्त काफी प्रेशर डाल रही है। जरदारी साहब के वापस आने से जो हुकूमत मुखालिफ पॉलिसीज बनेंगी या जो भी तैयारियां की जाएंगी, कितना टफ टाइम हुकूमत को मिलने वाला? देखें, बहरहाल जरदारी साहब जो हैं वो एक मंझे हुए सियासतदान तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, और उनकी तो सियासत के खुद गवर्नमेंट भी वो है, मौतरफ है। तो वो बहरहाल जरदारी साहब के आने के बाद अगर पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में लॉजिकली और जो आइडियोलॉजिकली तो वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर शुरू में यानी कि गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए दोनों इल्हाक कर लेते हैं और एक कंबाइंड स्ट्रेटजी लेके आगे बढ़ते हैं, तो बहरहाल हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है। क्योंकि ये बात तो है हकीकत कि जब पीटीआई के धरने के दौरान पीपल्स पार्टी ने जो गवर्नमेंट का साथ दिया था, अगर पीपल्स, और ये खुर्शीद शाह भी कह चुके हैं कि अगर हम इस्तीफे दे देते तो आज जो है मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में नहीं होते। बहरहाल जरदारी साहब के आने के बाद इसके चांसेस हैं कि प्री इलेक्शंस हो जाएंगे। ये आर्टिकल्स आए हैं इस पर, मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 17 का कह रहे हैं कि 2017 में आपने तो कुछ के बारे में काफी मिस्बत बातें की हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आ जाएंगे तो फिर लेट्स सी के क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो है। अगर प्री पोल के लिए दोनों देंगे तमाम, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा, एक छोटी सी बात बताते चलाऊं कि मुस्लिम लीग को हो सकता है, इसलिए कि मुस्लिम लीग की तैयारी जो है, नवाज लीग की तैयारी जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर प्री पोल इलेक्शन हो गए तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। आखिरी टाइम में ही एक्टिव होते हैं। आखिरी टीम चलाना जो है वो पीपल्स पार्टी का काम है। खैर, बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज इदारियों में क्या लिखा था ये तो हमने जाना और इस पर तफसीली तौर पर बातचीत भी की। आपको जान लेते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। बिल्कुल, आपको बताएंगे कि जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में क्रिसमस की खरीदारी के लिए लगी एक मार्केट में ट्रक के टकराने से 9 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक ट्रक तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मार्केट के मरकजी स्क्वायर में जाकर टकराया और बज़ाहिर ड्राइवर ने उसे आहिस्ता करने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा मालूम होता है कि ये एक हमला था, ताहम जर्मनी की वजारत दाखिला ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि यह हादसा हो सकता है। जाए वक़ुआ से आने वाले वीडियो मनाजिर में कई स्टॉल्स को तबाह हुए और मुताद्दिद अफराद को जख्मी हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस ट्रक की नंबर प्लेट पोलैंड की थी और इसकी मालिक पोलैंड से ताल्लुक रखने वाली एक डिलीवरी सर्विस कंपनी है। कंपनी का कहना है कि ट्रक पीर को पोलैंड से बर्लिन के लिए रवाना हुआ था, ताहम मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे उनका ट्रक से राबता मुनक़ता हो गया था। पुलिस का ख्याल है कि इस ट्रक को रास्ते में चोरी कर लिया गया था। उधर फ्रांस में वजारत दाखिला का कहना है कि तमाम क्रिसमस मार्केट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। इस वाक़े जैसा ही एक और हमला जुलाई में फ्रांसीसी शहर नेस में हुआ था, जिसमें एक ट्रक को लोगों की भीड़ पर चढ़ा दिया गया था। इस हमले में 84 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस का कहना है कि ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, ताहम इत्तलात के मुताबिक शरीक ड्राइवर हलाक हो गया है। बर्लिन के हवाले से खबर तो आपने जानी, अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में रूसी सफीर आंद्रे कार्लोव कातलाना हमले में हलाक हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। रूसी सफीर के कातिल की शनाख्त हो गई। कातिल पुलिस का स्पेशल कमांडो था। रूसी सफीर तस्वीरी नुमाइश के दौरान खिताब कर रहे थे कि इन पर फायरिंग कर दी गई। हमलावर ने तुर्क सफीर को निशाना बनाने के बाद हल्ब का बदला लेने के नारे भी लगाए। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख की एक मस्जिद के करीब हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि इलाके में एक ऑपरेशन जारी है। मज़कूरा मस्जिद शहर के मरकजी स्टेशन के करीब वाक़या है। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि हमलावर कौन था या इस हमले की क्या वजूहात है। मुकामी रिपोर्ट्स का कहना है कि पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है और करीबी इमारतों में तलाशी ऑपरेशन जारी है।
बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा ज़ाज़ा गिबोर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। इनकी उम्र 99 साल थी। ज़ाज़ा के शौहर फ्रेडरिक ने AFP को बताया कि इनकी अहलिया अहले खाना और दोस्तों की मौजूदगी में घर पर इंतकाल कर गई हैं। ज़ाज़ा गिबोर हंगरी में पैदा हुई थी और दूसरी जंग अजीम के बाद तुर्क वतन करते हुए अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। उन्होंने हॉलीवुड में अपने करियर का आगाज सन 1952 में किया था और उन्होंने 9 शादियां की थी। मर्दों की तो शादियां सुनी है, यहाँ पे औरतें भी 9 शादियां कर रही हैं। खैर जनाब, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। मील डोनेट के ऑर्गेनाइजर से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा गौर तलब टॉपिक है और वो टॉपिक है पाकिस्तान में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और ऐसे लोगों के लिए हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं अनम, इस पर आज हम बात करें। बिल्कुल इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की तारीख के हवाले से बात करेंगे जो कि इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 20 दिसंबर को 1971 में इस वक्त के पाकिस्तान के सदर याहिया खान ने सदारत के ओहदे से इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान के 2 लख्त होने और बांग्लादेश के कयाम के 4 दिन बाद उस वक्त के सदर याहिया खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। याहिया खान के इस्तीफे के बाद उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने सदारत का ओहदा संभाल लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सदर बनते ही मुस्ताफी सदर याहिया खान को घर में नजरबंद कर दिया। याहिया खान के लिए ये एक बड़ा सदमा था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिससे वो फालिज का शिकार हुए। इसके बाद याहिया खान ने सियासत को खैर बात कह दिया। और ज़माना जितना भी तरक्की कर जाए, हर दौर में इंसानों के दिलों में इंसानियत तो जिंदा रहती ही है। बिल्कुल जनाब, और ऐसी खिदमत का जज्बा ये कभी खत्म नहीं होता, बल्कि यूं कहा जाए कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ इंसानियत की खिदमत का तरीका भी अपडेट हो रहा है, तो कुछ गलत नहीं होगा। इंसानियत की खिदमत करने वाले सोशल मीडिया की मदद से ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक ग्रुप डोनेट ए मील फेसबुक के जरिए घरों और तकरीबों में बचा हुआ खाना आपसे लेकर गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम करते हैं। डोनेट ए मील के ऑर्गेनाइजर से सुनते हैं इन्हें ये आइडिया कैसे आया। मेरा नाम कासिम है और मेरा नाम उमैर है। हम दोनों अलॉन्ग विद अदर ग्रुप ऑफ आवर फ्रेंड्स हम लोग मील डोनेट के फाउंडर्स हैं। मील डोनेट हमने अपनी काम के दौरान शुरू किया था। नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह हमारे पास खाना बचता है उस तरह दूसरे लोगों के पास भी बचता है घर पे, बट दे जस्ट नीड अ चैनल कि वो किस तरह डोनेट कर सकें। हमारे पास जो खाना आता था वो 9 बंदों का होता था, तो रोजाना हमारा 2 बंदों का खाना बच जाता था, जो कि अक्सर ऐसा भी होता था कि अगर कोई नहीं खा रहा है तो वो अगले दिन वेस्ट हो जाता था। तो यहाँ से हमारे जहन में आया कि क्यों ना ये 2 बंदों का खाना वेस्ट करने से बेहतर है कि इसको हम किसी गरीब बंदे को खिला दें। हमने वेबसाइट बनाई और विद इन 24 आवर्स हमने वेबसाइट रेडी कर ली, सोशल मीडिया पेजेस सब रेडी कर लिए। फिर हमारे पास रिस्पांस आना शुरू हुआ इनिशियली कि लोग हमें कॉल कर रहे थे कि भाई मेरे घर पे खाना एक्स्ट्रा है, अभी आके ले लो। तो हमने रात को 1-1 बजे भी डिफेंस के अंदर लोगों के घर पे बॉक्सेस जाके लिए और वहां से खाना उठाए और उसी वक्त गरीब लोगों को खाना खिला दिया। ऑब्वियसली हमें कुछ एक मेगा स्केल पे करना था, तो दिसंबर 11 के लिए हमने प्लान किया फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कि हम 1000 लोगों को खाना खिलाएंगे। इनिशियली हम 1000 लोग सोच रहे थे कि हम 1000 लोगों का खाना कलेक्ट कर सकेंगे लोगों के घर से सके नहीं। ओवरनाइट ही हम लोग को 15 से 20 लोगों के मैसेज आए कि मैं डोनेट कर रहा हूँ।
यहाँ पे भी हम लोगों ने लोगों से ये रिक्वेस्ट करी कि भाई हर बंदा एटलीस्ट 5 बंदों का खाना तो बना ही सकता है, ठीक है। तो 11 दिसंबर को हमने भी यही कहा कि भाई एटलीस्ट मिनिमम आप 5-5 बंदों का खाना बनाएं और हम आपके घर से आके कलेक्ट करेंगे और जो डिफरेंट एरियाज हैं जो हमने रिसर्च की थी वहां पर हम जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि लोगों ने कुछ लोगों ने तो मेरे ख्याल से 200 बंदों का भी खाना हमें दिया है, 200 300 बंदों का खाना भी दिया है। लोगों ने दुआएं दी, लोगों के घर पे गए, उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए, वॉलंटियर्स के लिए पानी दिया, खाना दिया, जूसेस दिए, खाली खाना मांगा लोगों ने, खीर, मिठाई, हर चीज दी। मतलब हमें ऐसा लगा कि वाकई में इतनी दुआएं मिली कि हमने पता नहीं नहाई अच्छी और अहम काविश जो ये लोग कर रहे हैं और खाना उन गरीबों को पहुंचाते हैं। वेल मेरी भी ये कोशिश होती है कि अपने बिहाफ पे जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो करूँ। एटलीस्ट जो मेरी मेड होती है उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना जब बनाऊँ तो उसके लिए भी साथ साथ बनाऊँ और वो हमारे साथ फिर खाती है। और अनम हमेशा ये देखते हैं हम कि जब भी आपके घर पे कोई आता है मांगने के लिए तो आप ये कहते हैं कि माफ करो और ये तो डिजर्व नहीं करते, तो आप जज नहीं कर सकते कि कौन डिजर्व करता है और कौन डिजर्व नहीं करता। अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना है तो आप दे दीजिए, हो सकता है कि किसी का पेट भर जाए। ये तमाम एक्सरसाइजेस हमें सिर्फ रमजानों में याद नहीं रखनी चाहिए बल्कि हर दिन हर रोज हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा दिन भी हमें यही सिखाता है। अच्छा बढ़ते हैं अब रैपिड रेसिपी की जानिब और झटपट खाने में आज क्या बन रहा है ये देखते हैं। और आज जनाब रैपिड रेसिपी में हमने देखी एक अरेबिक डिश हमस और मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। नहीं पसंद है? नहीं।
अच्छा, वैसे जब बन रही थी तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हम खा भी सकते हैं या नहीं खा सकते, लेकिन अरेबिक डिश की एक खास बात ये होती है कि वो बनते हुए शायद थोड़ा अजीब लग रही होती हैं, लेकिन खाने में बड़ी डिलीशियस होती हैं क्योंकि प्रॉपर प्रोटीन और सारी चीजें देखभाल के वो लोग डाल रहे होते हैं। तो लेट्स सी हम चेक लेकिन करेंगे। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो मुझे लगा शायद एक जगह से मैं खा रही हूँ तो अच्छा नहीं लगा। बट एनीवे ये वाली रेसिपी भी ट्राई करके देखेंगे और फिर पता चलेगा कि ये अच्छी है या नहीं। खैर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। खाना घर की सरबराह परवीन सईद से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर शामिल करेंगे एक ताज़ा तरीन खबर, आपको अपडेट करेंगे। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर हमले की मजम्मत के हवाले से वजीर आजम के बयान सामने आ रहे हैं। शदीद अल्फाज में उन्होंने कीमती इंसानी जानों पर अफसोस का इजहार किया है और शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और दुख की इस घड़ी में जर्मन अवाम के साथ है, ऐसा कहना है वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। जी हाँ, उनका मजीद कहना है कि दहशतगर्दी मुश्तरका दुश्मन है, जबकि वजीर आजम ने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर लड़ना होगा। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर हुआ है, दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम भी किया जा रहा है, ऐसा कहना है वजीर आजम नवाज शरीफ का। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे आज के थीम स्टोरी के हवाले से। फिलंथ्रोपी पर बात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है इस वक्त आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी रेहान यासीन साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप इतना अजमत वाला काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, एक पूरा ट्रस्ट चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस ट्रस्ट से कितने लोगों को खाना खिलाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने न्यूज़ मॉर्निंग में आज मॉर्निंग में बुलाया। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को कायम हुए तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और जहाँ दीगर काम हम वेलफेयर के करते हैं वहाँ खाने का काम जो है वो भी उसके हमारे इंग्रेडिएंट्स में शामिल है। और हम जब खाने के हवाले से बात करते हैं तो हम रोज़ाना तकरीबन 30 से 35 हज़ार अफराद को खाना फराहम कर रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं कहूँगा कि तकरीबन 5,000 अफराद जो हैं उनको खाना पकाकर हम तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, और बाकी 30,000 अफराद जो हैं उनको हम ताउन शक्ल में, गोश्त की शक्ल में या दीगर अजनास की शक्ल में हम उनको ये देते हैं। तो ये आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का इन शॉर्ट ये है कि हम तकरीबन 30 से 35 हज़ार अफराद को रोज़ाना कराची से के अलावा दीगर शहरों में हम ये काम करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने बताया भी कि कराची और कराची के अलावा भी दीगर जगहों से जो है वो लोग इससे मुस्तफीद होते हैं, तो कौन कौन से लोग होते हैं, किस तबके से उनका ताल्लुक होता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो डायरेक्ट फूड दे रहे होते हैं वो हम पकाकर यानी खाने की सूरत में और रोटी की सूरत में या सो कॉल्ड जो हमारी कौमी डिश है बिरयानी इसकी सूरत में हम ये दे रहे होते हैं। तो उसके लिए हम मुंतखब करते हैं शहर के ऐसे हॉस्पिटल्स को जो कि ये तो सरकारी अस्पताल हैं या शहर के वो बड़े अस्पताल हैं कि जिनमें मुल्क भर से लोग आए हुए होते हैं और उन गरीब लोगों का इलाज हो रहा होता है। तो होता यह है कि जब वो लोग यहाँ आते हैं तो हम समझते ये हैं कि उनके जो अइज़ा व अक़रबा जो बाहर बैठे हुए होते हैं, जिन्हें हम अटेंडेंट कहते हैं, वो लोग अगर बाहर बैठे हुए, आपने देखा होगा फुटपाथों पे बैठे हुए, सरकारी अस्पतालों के बाहर अगर आप सिविल जिना अब्बासी चले जाए या सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चले जाए तो बाहर वो लाइन लगा के बाहर वो बैठे हुए होते हैं, वक्त गुजार रहे होते हैं। तो इस हवाले से वो लोग जो है उनको खाना अगर दिया जाए तो वो लोग बेचारे बहुत मुस्तहिक होते हैं, वो पैसा अपना बचा रहे होते हैं और इस तरह से वो हम उनको देते हैं। जहाँ बात है इनडायरेक्ट फूड की तो वो फिर कराची शहर में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का एक काम ये भी है कि हमारे पास रोज़ाना 300 से ज़ायद सदक़े के बकरे होते हैं, उससे हासिल होने वाला गोश्त जो है वो फिर हम लोगों में दे रहे होते हैं। अच्छा। और इसी तरह हम ख़ानदानों को राशन फराहम कर रहे होते हैं। तकरीबन 1000 ख़ानदान हर महीना हमारे पास से राशन लेके जा रहा होता है। तो उसको अगर आप देखें तो उसमें दालें, चावल, गोश्त, और इस सूरत में वो शहर में हम कहेंगे कि हम कराची में कर रहे होते हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कर रहे होते हैं,
और इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पसमानदा इलाके जो हैं, खुजदार और इससे नज़दीक तुर्बत का इलाका है, और इस तरह से हम वहाँ कर रहे होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट फूड की सूरत में हम ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे तो देखिए भूख का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, किसी को किसी भी टाइम भूख लग सकती है, और बहुत सारे ऐसे ट्रस्टी इदारे और भी हैं जो इस तरीके का अजीम काम कर रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि नहीं, अगर इस तरह का बंदा आएगा तो हमने उसको मुफ्त खाना देना है, अगर उस तरह का आएगा तो अगर वो साहिब हैसियत है तो वो डिज़र्व नहीं करता। तो ये चीज़ आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हुलिये से नहीं लगते लेकिन बाकी वो बड़े ज़रूरतमंद होते हैं। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि भूख जब किसी को लग रही होती है तो उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ होता कि मुझे भूख लग रही है। और अल्लाह ताला ने भी इन तमाम चीज़ों में ये नहीं कहा कि आप किसको दीजिए, वहाँ भूखे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जो शख्स भूखा है और वो आपसे मांग रहा है या वो आपकी तरफ देख रहा है तो आप उसको दीजिए। पहली बात तो ये है, यानी बेसिक बुनियादी बात ये है। लेकिन अगर हम अपने शहर में देखें तो लोग फिर मुफ्त चीज़ों की तरफ इस तरह से जाते हैं कि फिर वो उसमें बहुत सारी हलाकतें भी हो जाती हैं और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन हमारी सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने आपको जब बताया कि हमारा ज़्यादातर काम जो है वो इनडायरेक्ट सूरत में होता है, तो हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को ये सारा काम यानी ये काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जेल में खाना दे रहे हैं तो इसकी सूरत ये नहीं होती कि हम जेल में खाना पका कर दें। जेल में जो है उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो लिहाजा उनको रॉ मटेरियल्स दे दिए जाते हैं। तो जिसमें गोश्त एक सबसे बड़ी नेमत है, सबसे ज्यादा महंगी चीज है और सबसे कम मुयस्सर होता है गरीब लोगों को। तो एक तो ये इस तरह से दिया जाता है। इसी तरह से और अगर हम देखें कि हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को अगर फूड दे रहे होते हैं तो किसी हॉस्पिटल में अगर सुबह नाश्ते के लिए अंडों की ज़रूरत है या उनको दूध की ज़रूरत है तो वो उस सूरत में हम उनको दे रहे होते हैं। या हम ख़ानदानों को जब दे रहे होते हैं तो राशन की सूरत में दे रहे होते हैं ताकि वो उस राशन को ज़ाहिर है अपने घर में पका के खाएंगे तो वो भी लोगों को फूड की सूरत में मिल रहा होता है। तो ये बहुत सारी सूरत होती है। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से तकरीबन रोज़ाना 3 टन 4 टन गोश्त जो है वो सदक़े के बकरे की सूरत में निकलता है। तो लिहाजा वो सिर्फ लोगों को इस तरह से नहीं दिया जाता कि उनको कच्चे की सूरत में दे दिया जाए। अच्छा, इसमें हमारे कुछ मरीज भी होते हैं, ऐसे मरीज होते हैं जिनको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें डॉक्टर लिख के देते हैं कि आपको प्रोटीन्स चाहिए। मिसाल के तौर पर टीबी के मर्ज में प्रोटीन जो है वो बतौर दवाई इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा प्रोटीन्स की बहुत सारी और भी सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर दालें हैं या मुख्तलिफ सब्जियां हैं, लेकिन गोश्त जो है वो एक ऐसी नेमत है कि जिससे इंसान को और मुख्तलिफ हवालों से उसको एनर्जी जो है वो मुयस्सर आती है। तो वो मरीज जो कि टीबी के मरीज होते हैं और आप समझ सकती हैं कि वो किस तरह से उनकी सूरत हाल होती है, ख्याल रखकर जो है वो तमाम ये चीजें बांट उनको दे रहे होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट फूड होता है। जब हम डायरेक्ट फूड की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसकी बेहतरीन सोर्स होती है हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों को ये देना। अच्छा, हमारी एक अपनी सोच है और उस सोच के तहत हम लोगों को फुटपाथ पे बिठा के खाना नहीं खिलाते। हम समझते हैं कि वो उससे इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह होती है। तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम उसको पैकेटों की सूरत में बनाते हैं और उससे हम ये फ़ायदा भी समझते हैं होता है कि वो शख्स जो मुस्तहिक है वो खुद तो खा लेगा, लेकिन उसके घर वाले, यानी अगर वो खुद खा लेता है तो घर में 11 अफराद जो हैं उसके बैठे हुए होते हैं जो जिनको भूख लग रही होती है। तो लिहाजा वो उनके लिए नहीं लेके जा सकता या फिर वो अपने पूरे घर को वहां लेकर आए। तो लिहाजा हम उनको पैकेटों की सूरत में देते हैं जिससे वो अपने घरों तक भी ये काम कर लेते हैं। अच्छा, फिर गरीब आबादियों में आप सोच सकती हैं गुर्बत का आलम जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स 12 से 15 हजार रुपए भी कमाता है और उसको अगर फ्री फूड कहीं से मुयस्सर है तो वो जरूर खा लेता है। वो ये सोचता है कि आज के मेरे तकरीबन 50-60 रुपए बच गए। अगर इंसान को, मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान का पेट जो है वो पत्थरों से भरा होता है, कि तमाम तरह के लोगों के लिए आपके दरवाजे। जी बिल्कुल। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान को वैसे भी फिलंथ्रोपी के हवाले से अगर आप बात करें तो चैरिटी देने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर लोग बहुत दिल खोल कर चैरिटी करते हैं। आपने जैसे कि बताया कि 1.2 बिलियन जो है वो आप लोगों का टारगेट होता है, तो क्या वो इजीली अचीव
हो जाता है, और क्या सिर्फ जनरल पब्लिक है जो आप लोगों को फंडिंग करती है या कोई और इदारे भी? जी बहुत सारे सवालात हो गए इसमें ना। जी बिल्कुल जनरल पब्लिक होती है जो खुसूसन जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, इसी तरह कराची सबसे बड़ा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं अल्लाह के नाम पर और अल्लाह ताला के कामों में ये पैसे दिए जाते हैं। आपने कहा कि क्या आसानी से हो जाता है, तो आसानी से तो कोई भी काम नहीं होता। इसके लिए यकीनन कोशिशें करनी पड़ती हैं, लोगों को बताना पड़ता है। अच्छा, इसमें हमारे साथ जहां लोग ताउन करते हैं, इस तरह मीडिया ताउन करता है। जिस तरह आपने आज इस शो में बुलाया है और बहुत सारे लोगों को इस बात की जब अवेयरनेस होगी तो अगर वो चाहेंगे तो वो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को फंडिंग करेंगे। तो इस तरह से ये मीडिया भी एक जरिया बनता है अच्छे कामों को फैलाने का। तो लिहाजा आपने जो फरमाया कि या आपने पूछा मुझसे कि आसानी से होता है, तो आसानी से नहीं होता। उसके लिए सुबह उठना पड़ता है जल्दी, और जिस तरह से आपके कोऑर्डिनेटर्स जो है वो सुबह 7:30 बजे से लगे हुए थे, तो ये सारी चीजें होती है कि इस मॉर्निंग शो में। आप किन औकात में लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं? क्या 3 टाइम्स अ डे देते हैं? और एक और क्वेश्चन इसके साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि आपसे मेरी ऑफर में डिस्कशन हो रही थी, तो सिर्फ खाने पीने के नहीं, आप और 2-3 जैसे कि तालीम हो गया, जैसे कि सेहत हो गई, इन हवाले से भी काम करें, उसका भी कुछ बताइएगा इसके बारे में। देखिए, खाना कोशिश ये की जाती है कि दोपहर के औकात में ज्यादा दिया जाए। उसमें बहुत से लोग मुयस्सर होते हैं और रोशनी में जितने आसानी से काम हो जाता है वो अच्छा। अगर जिन लोगों को शाम के लिए या रात के लिए भी जरूरत होती है और वो हमसे मांगते हैं तो हम उनको दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर हमसे कहें कि जी हमें दो, तो हम दुत्कारें उसको, हमें देना है खाना। जब देना है तो उसको ये दे दिया जाता है। तो लिहाजा ये तो आपके एक सवाल का जवाब। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट क्या कर रहा है? हमारे 3 प्राइमरी गोल्स हैं, सेहत, तालीम और गरीब यतीम बच्चियों की शादी, गरीब बेसहारा बच्चियों की शादी। अच्छा, ये तीनों ऐसे गोल्स हैं कि जिसमें जब किसी को जरूरत होती है तो वो हमारे पास आता है। इसमें हमारे साथ फिर इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती या इसमें कोई और मसाइल नहीं आते हमें। तो ये 3 प्राइमरी गोल्स ऐसे हैं कि जिनकी जरूरत हर इंसान को होती है। यकीनन बीमार होगा तो आएगा तो उसको दवाइयाँ मिलेंगी या उसका इलाज होगा। तालीम के लिए हम समझते हैं कि अगर वो मुस्तहिक नहीं भी है और वो हमारे पास आता है और वो तालीम हासिल करना चाहता है, तो उससे हम अपने मुल्क को तालीम याफ्ता कर रहे हैं और हमने अपने मुल्क को बेहतर कर रहे हैं। आपके प्राइमरी गोल्स हैं, और तीसरा गरीब बच्चियों की शादी जो है, खाना खिलाने का। अच्छा, खाना खिलाना तो जाहिर सी बात है अपने आप में एक सवाब है, एक बड़ा इसका अजर अजीम है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो आप खुद खा रहे हैं वही आप अपने मुसलमान भाई को भी खिलाएं। तो स्टैंडर्ड की थोड़ी सी बात करते हैं, तो क्वालिटी किस तरह आप मेजर करते हैं? देखिए, कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर जायके जो है ना वो बहुत अवेलेबल है। आप बात करें बंस रोड की, आप बात करें अब तो 2 दरिया हो गया, वहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है। हाइजीनिक फूड के बारे में मैं आ रहा हूँ। पहले आपने जब कहा कि जो हम हम खाते हैं, हम हाइजीनिक फूड से ज्यादा हम जायके की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम नहारी को अगर जाएं तो वो कोई हाइजीनिक नहीं होती, लेकिन जायका इतना होता है कि लोग खाने के लिए जाते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो कोशिश ये की जाती है कि उनको हम हमारा अपना किचन है और जाहिर है वहाँ पर जब किचन होता है और इसी तरह किसी वेलफेयर या फलाही इदारे का किचन होता है तो वो फिर कोशिश ये की जाती है कि वहाँ पर कॉस्ट वाइज कोई मसाइल नहीं होते। ये सारी सफाई की सूरत हाल और हाइजीनिक सूरत हाल वहाँ होती है कि जहाँ वो अपने सेठ जो है ना वो अपना पैसा बचा रहा होता है। तो लिहाजा उस को नहीं बचाया जाता बल्कि बेहतर अच्छी सूरत में दिया जाता है। अच्छा खाना बेहतरीन माहौल में बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन जायके के साथ जब ये दिया जाए, क्योंकि आपने ये कहा जो आप खाते हैं, मैं तो बहुत जायके वाला खाना खाता हूँ, तो लिहाजा मुझे नहीं, आप खाने से मुराद जी हम सब खाते हैं। जी जनरल पीपल जो देने वाले लोग हैं, खाना खा रहे हैं तो आप किसी को दें तो आप अच्छा दें, उससे मुराद जायका या डिलीशियस थिंग नहीं है, उससे मुराद हम उसको वही लेते हैं। हम उसको वही लेते हैं कि जब हम मैं अगर किसी को देना चाहूंगा तो मैं क्या खाऊं, मैं जो खाता हूँ मैं उसको वो दूंगा ना। ठीक है, तो लिहाजा कराची में जाके के खाने होते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट रेहान यासीन साहब, आप हमारे साथ थे। और तमाम लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि आप इनकी ट्रस्ट को जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि एक कार्य खैर है, लोगों को खाना खिलाते हैं, तालीम के लिए उन्होंने मौके पैदा किए हुए हैं और साथ ही साथ सेहत के लिए भी जो है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार हमें तो कोई मिलता ही नहीं, हम किसको दें। तो अगर आप खल्के खुदा की खिदमत करना चाहते हैं
हैं तो आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको वो खल्क भी मिल जाएगी जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अजीम काम होता है किसी को खाना खिलाना। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आप इनकी इस ट्रस्ट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करें। अच्छा, एक और ट्रस्ट है जिसके बारे में अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, खाना घर का नाम। नाज़रीन के लिए कुछ नया नहीं होगा, ये एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ 3 रुपए में एक वक्त का मुकम्मल खाना फराहम करता है। कोई जरूरतमंद बिला झिझक यहाँ आकर अपनी भूख जो है वो मिटा सकता है। इस इदारे की सरबराह परवीज सईद खुद अपने हाथ से खाना बनाती हैं और उनका कहना है कि वो ये काम कमर्शियल बेसिस पर नहीं करती और ना ही उन्हें इस काम से कोई माली फायदा होता है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस खाने घर का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की भूख को मिटाया जा सके, जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से 2 वक्त के खाने के लिए महरूम होते हैं। ये काम मैं गुज़िश्ता 15 साल से कर रही हूँ और बहुत छोटे पैमाने पे कर रही हूँ, इसलिए कि हमने सिर्फ अल्लाह से मांगा है और अल्लाह ही इस खाना घर को चला रहा है। बेसिकली तो मेरी अपनी जो ख्वाहिश थी बचपन से वो जर्नलिज्म की फील्ड में जाना था और मैंने मास्टर भी जर्नलिज्म में ही इसीलिए किया था कि जो सलाहियत अल्लाह ने थोड़ी बहुत लिखने की दी है मैं इसी फील्ड में जाऊंगी। फिर हम यहाँ आए तो यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि गुर्बत बहुत है, बेरोजगारी है, डेली वेजिस पे काम करने वाले मजदूर बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो उसी वक्त एक माँ ने अपने 2 बच्चों को महज इसलिए मार दिया कि वो भूखे थे। माँ की मोहब्बत जो है वो इस भूख के वजह से नीचे चली गई और भूख ऊपर आ गई है। तो बस वहीं से अल्लाह से दुआ की और सोचा कि हम बेहतर से बेहतर करें और लोगों की भूख को मिटाएं। तो बस ये सिलसिला जारी किया 2002 जनवरी में और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। और 2 लोगों से शुरू किया था, आज 4000 से ज़ायद माशाल्लाह लोग खाना खा रहे हैं। 10 रुपए की रोटी में सालन भी 40-50 का ही आता है, लेकिन 3 रुपए का मकसद सिर्फ रखने का ये है कि लोग खरीद के खाना खाएं, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, वो हराम ना हो जाएं। जब वो जाएंगे कमाएंगे तो लेकर आएंगे कि 25, 50, 30, 100 रुपए जितनी बड़ी फैमिली है वो उसको खर्च कर सकेंगे। और जब मेहनत करके लाएंगे तो उस खाने की भी कदर इनके दिल में होगी। जब हमने इसकी बुनियाद रखी थी उस वक्त 10,000 रुपये लगे थे, आज से सोचे कि 15 साल पहले, और चीज़ें उस वक्त बहुत सस्ती थी। आटा की 2 मन की बोरी जो है 4,500 रुपये की थी और आज वही बोरी 50 किलो की है और वो 2,000 रुपये की आती है। तो उस वक्त दालें 14, 15, 20 रुपये किलो थी, आज 150, 200 रुपये के दरमियान है। तो उस वक्त जो है ज़ाहिर है कि लोगों की इनकम भी इसी लिहाज से थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि जो इस काम का आगाज़ किया है वो हमारा साथ छोड़ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस 15 सालों में कि हुकूमती अनासिर हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या जिनके बहुत बड़े कारोबार हों, उन्होंने कभी खाना घर की तरफ नहीं देखा। मेरी दरख्वास्त उनसे यही होती कि चले आप हमें सपोर्ट ना करें, कम से कम गरीबों के लिए दालें सस्ती कर दें, आटा सस्ता कर दें। आप अपर लेवल पे बैठकर तो तमाम सहूलतें हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हमारे बहन भाई हैं, जो आपकी हुकूमत के लोग हैं, उनको कम से कम इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों की आम इस्तेमाल की अशिया को सस्ता करें। यही उनका ताउन हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। हमें वाह नहीं चाहिए, हमें सॉलिड काम चाहिए कि आप अपने मुकाम पर रहकर अपने आवाम को क्या दे रहे हैं। मैं तो इन लेडी को सलाम पेश करना चाहूंगी, परवीन सईद को, जो इतना जबरदस्त काम कर रही हैं। और उनका कहना यह है कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि आसपास क्या हो रहा है, और सबसे अहम और जो अच्छी बात मुझे इसमें लगी सबब वो ये कि ये खाना जो 3 रुपए में देती है उसके पीछे मकसद ये है कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो। बिल्कुल उनको ऐसे नहीं लगे कि उनको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है या उनको हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। बिल्कुल इसीलिए कहा गया है कि अगर आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसी की मदद की है। और हम
जहन्नम, हमारा तो ताल्लुक उस दीन से है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपका पड़ोसी भी भूखा सो जाए तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आपका पड़ोसी क्यों भूखा सो गया। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। अवामी दस्तरख्वान के मुनज़्ज़िम से बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और कहते हैं कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन में कोई शहरी भूखा नहीं सो सकता। शहर में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से लगाए गए अवामी दस्तरख्वानों ने इस कहावत में किसी हद तक हकीकत का रूप भरने की कोशिश की है। ये दस्तरख्वान किन लोगों के लिए लगाए जाते हैं और कौन लोग जाते हैं इसमें जो इन दस्तरख्वानों से मुस्तफीद होते हैं, ये सब जानने के लिए गुड मॉर्निंग आज की टीम ने पब्लिक दस्तरख्वान के मुंतजिम से बात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा काम है कि लोगों को खाना वाना खिलाना और उनकी खिदमत करना। तकरीबन 2 टाइम का खाना मैं खिलाता हूँ। कि दस्तरखान पे मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि कोई ऐसे लोग जो मतलब आते हैं कि जिनकी खिदमत करके हमारे को भी कुछ थोड़ा बहुत उसका सवाब हासिल हो। जब दस्तरखान हमारा चालू होता है, हमारे जो इधर के बड़े हैं वो खाना चेक भी करते हैं और मतलब ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के ऊपर तवज्जो करते हैं। पीर वाले दिन नहारी होती है, एक दिन मतलब ये कि दाल गोश्त होता है, कढ़ाई गोश्त होता है, सादा गोश्त होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बकरे के अलावा जो ना हर आइटम में बकरे का गोश्त लाजमी होता है। खाना जो खाने आ रहे हैं कि या पैसों का या इसमें कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन कि हमारी खुशी की वजह से उनको खाना जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। वो तो अल्लाह की ज़ात देख रही है, लेकिन हमारे को बहुत दिली खुशी होती है कि हम किसी को अगर कोई आता है हमारे पास तो उसको ये सोचते हैं कि ये मायूस इधर से ना जाए, पेट भर के जाए। हमारी कोशिश यही होती है। ये जैसे कि होटलों में जाके खाना खाते हैं बैठ के, हमारा भी शुक्र है कि उसी तरह रवैया होता है कि मतलब इनको महसूस ना हो कि ये मतलब कि फ्री में खा रहे हैं, या मतलब ये कि हमारा जो उनके साथ फुल ताउन होता है कि किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी गलती ना हो, मतलब ये कि जिसकी वजह से हमारे को शर्मिंदा होना। और जनाब फाइनली हम लैंड कर चुके हैं ताले ज़मीन पर, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं नया नया टैलेंट पाकिस्तान भर से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चमकते सितारे मुनीब और हसन, जो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मुनीब और हसन, राइट? अच्छा, आप सिंगिंग भी करते हैं और आप गिटारिस्ट हैं। हाँ। कब से दोनों ये सिंग करके सिंगिंग कर रहे हैं? ये है कि मतलब हम दोनों दोस्त हैं काफ़ी पुराने। हाँ। बट हम लोगों ने ये सोचा कि यार हम लोग थोड़ा म्यूजिक की तरफ कुछ करते हैं, क्योंकि हम दोनों का मतलब माइंड मैच दोनों का बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और ये सीन है कि हमने सोचा कि यार म्यूजिक करते हैं तो दोनों साथ ही स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, हसन को गिटार्स का बहुत शौक था और मुझे सिंगिंग का थोड़ा था, तो हमने सोचा कि यार हम दोनों मिलके एक बैंड बना लेते हैं। वाह वाह। तो हम दोनों ने एक बैंड बना लिया और मैं सिंगिंग भी करता हूँ और थोड़ा बहुत गिटार प्ले करता हूँ। हाँ। अच्छा, हसन सिर्फ गिटार प्ले करते हैं और लीड बजाते हैं, रिदम बजाते हैं, ओवरऑल गिटार जितना भी है हसन प्ले करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि फेवरेट सिंगर कौन सा है और ज्यादातर क्या गाते हैं आप लोग? हम दोनों का ये है कि सूफी थोड़ा ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं कि सूफी करना चाहिए, और हम खुद भी सूफी रॉक थोड़ा करते हैं। जबरदस्त। और दूसरे गाने भी करते हैं, लेकिन ये है कि ज्यादा जो हमारा माइंड है वो सूफी या देसी आप कह लें कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स जैसे, तो हम ज्यादातर वही करते हैं। अच्छा हसन, आप तो गिटारिस्ट हैं और गिटार प्ले करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो सूफी सॉन्ग होते हैं उसमें ज्यादा जो है वो जरूरत पड़ती है, बड़ी मुश्किल से गिटार प्ले होता है और इतना आसान काम नहीं होता सूफी सॉन्ग्स के ऊपर गिटार बजाना, तो कैसे सिलेक्ट किया? आप आसान गाने पे भी तो बजा सकते हैं। नहीं, लेकिन हम शुरू में जो है ना हम लोग
प्रैक्टिस ऐसी करते हैं जो हर गाना अटकते नहीं है फिर हमारा हर गाना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसी हम वैसे लोग- भी गिटार में हाँ, फ्लो में चलाते हैं ना। हाँ। अच्छा, अभी आप लोग जब ऑफ एयर गा रहे थे, एक जी। बहुत ही खूबसूरत सा समय यहाँ पर बन चुका था, और पहले मैं कहना जरूर चाहूंगी, मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि वो पहले 2 गिटारिस्ट हमारे साथ आए हैं जिन्होंने एकदम से बजाया, तो मैं फौरन मुतवज्जो हुई थी कि Thank क्या you, आप thank लोगों ने you. प्ले किया है, क्योंकि वो सूफी कलाम के साथ आप लोग गिटार बजा रहे थे। मेरा ख्याल है कि इंतजार किए बगैर सबसे पहले आपसे कुछ सुन लेते हैं हम। क्या प्ले करेंगे आप लोग? हम लोग एक धमाल करते हैं, आपदा परवीन का है, घड़ोली, काफी फेमस है। वो जब आप ब्रेक लिंक में And it's बजा रहे very थे तब हम लोग सब स्टक हुए हुए थे और सुन रहे थे। कैरी ऑन। वही वही वही। गडोली भरदी दम दम मले दम दम मले दम दम मले दम 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 मले दम दम मले दम दम मले दम दम माही यार दी गडोली भरदी सोनी यार दी गडोली भरदी माही यार दी गडोली हक मौला सोनी यार दी गडोली भरदी एक अल्लाह कलू मैं डर दी एक मौला कलू मैं डर दी माही यार दी गडोली हक मौला सोनी यार दी गडोली भरदी माही यार दी गडोली हक मौला सोनी यार दी गडोली भरदी हजरत मीरा नाम की तेजी है टुटियां जंजीरा दम दम मले दम दम मले दम 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 मले दम दम मले दम दम मले दम दम पीर पीरा हजरत मीरा नाम की तेजी है टुटियां जंजीरा मैं हर दम रब रब कर दी मेरे नस नस रब रब कर दी मही यार दी गडोली अख मौला सोनी यार दी गडोली भरदी दम दम मले दम दम मले दम दम मले दम 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 मले दम दम मले दम दम मले दम दम रे बंदा बोले साई साई कोयल बोले पू पू बंदा बोले साई साई कोयल बोले पू पू तू तो मेरा मुर्शिद पीरा मेरा है बस तू घूम कर खड़ा 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 साया तेरी कत्ल बोली जी वे घूम कर खड़ा घूम कर खड़ा घूम कर खड़ा
जबरदस्त आप दोनों ने गाया है। मुझे नहीं लग रहा था कि किसी और चीज की यहाँ पर जरूरत भी है, खाली गिटार के साथ ऐसा लग रहा था पूरा समा बन गया यहाँ पे। तो समा बन गया है। मतलब मैं ये देख रही थी कि इतना अच्छा लोग यूजुअली अगर गाते भी हैं तो आधा गाना गाया या 4-5 लाइंस गाई और फिर छोड़ देते हैं। और फिर सबसे बड़ी एक चीज जो मैंने नोटिस की है, अगर दो लोग बैठे हुए हो कि अगर एक गा रहा होता है और एक गिटारिस्ट होता है तो वो आपस में ट्यून ही उनकी सेट नहीं हो रही थी कि आप थोड़ा लो नोट करें हाई। आप दोनों गिटार बजा रहे हैं, वो गा रहे हैं, मगर इतना परफेक्ट सिंकिंग। ये प्रैक्टिस करते हैं घर में बैठ के आप? ये हाँ जैमिंग है हमारी। और दूसरा ये है कि मैंने कहा कि हमारे माइंड बहुत मैच करते हैं क्योंकि हम लोग दोस्त पहले से भी हैं। हाँ। तो मतलब एक आई कांटेक्ट हो जाता है कि यार ट्यून्स भी मैच करती हैं। अब ये करना है। तो अच्छा, तो सीखा आप लोगों ने किस तरह से? लाइक कुछ लोग होते हैं जो नेट से सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बकायदा तौर पर इसकी क्लासेस लेते हैं, और आजकल तो लोगों में बड़ा रुझान इसका बढ़ चुका है। ज्यादातर लोग जो हैं वो अगर सिंगिंग की तरफ ना भी जाएं तो गिटार जो है वो सीखना चाहते हैं। इसका जवाब आपसे जाएंगे क्योंकि आप गिटार सिर्फ बजा रहे हैं। हमारे जो दादा हैं उनसे मैंने सीखा है। हमारे दादा अब रियाज करता ही आता है अकेडमी पे। अब ये सारे गामा पादा नी सा, अब उसके साथ मैं लेके बैठ जाता हूँ गिटार पे, ये भी करता रहता है, मैं भी करता रहता हूँ। अब ऐसे मैंने स्केल अपने खुद ही निकाल लिए बैठ के। दादा ने बताया, फिर पापा ने कॉर्ड्स बताए। तो अच्छा, तो ये सिंग करते हुए मुश्किल तो नहीं होती कॉर्ड्स, और फिर उसके साथ साथ आप जब गा रहे होते हैं? नहीं, पहले प्रैक्टिस हमने ऐसे स्केल की कर ली हमने पहले प्रैक्टिस। तो अब तो गाना कोई भी आ जाए तो उसमें मुश्किल नहीं होती ज्यादा। मतलब हम लोग जैम करते हैं। आपकी आवाज के बारे में बात करूंगी। आपकी आवाज में माशाल्लाह से बहुत ज्यादा बेस है। ये बचपन से ही बेस आपकी आवाज में है या फिर आपने बड़ी प्रैक्टिस वगैरह करके आवाज को बनाया? ये बचपन से तो खैर नहीं कह सकते, प्रैक्टिस काफी की है, जैसे आसान ने बताया। तो ये बेस कैसे आ जाती है? बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब जो चीज आप गा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ये प्रैक्टिस हम लोगों को कराई जाती है थिएटर में, मेरा ख्याल है ना? हाँ, कि अगर आपने बेस आवाज में लेके आनी है तो आपने पेट से गाना है। पेट से गाना है, मतलब वो कहते हैं कि रियाज होता है। हाँ। तो वो हारमोनियम पे, और हम लोग इस तरह प्रैक्टिस करते हैं जैसे आसान ने बताया कि इसके दादा हैं और मेरे सर हैं, लेकिन हमारा मतलब ऐसा हो गया कि वो मेरे भी दादा ही हैं। अच्छा, और मैं दादा ही उन्हें बोलता हूँ। सही। तो वो म्यूजिक टीचर हैं। दादा भी दादा ही होते हैं। दादा ही होते हैं, हाँ। तो मतलब उन्होंने हम दोनों को सिखाया है बेसिकली। अच्छा, मैं थोड़ा क्लासिकल भी गाता हूँ, जैसे आपने देखा हो कि इसमें थोड़ा अलाप वगैरह, तो वो सब अच्छा मुनीब, टाइम क्योंकि शॉर्ट है और हम चाह रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सुने, गाने सुने। अभी जैमिंग की बात कर रहे थे आप दोनों, तो अब कुछ जैमिंग भी हमें करके लेकिन लेटेस्ट जो अभी लेटेस्ट कोई चल रही है। हम लोग क्लासिकल सुनाते हैं। हाँ, श्योर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्या सुनाने जा रहे हैं? हम लोग एक राग सुनाएंगे। ओके। तो कॉर्ड्स पे वही सुनाएंगे। हाँ।
जबरदस्त, क्या कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोग बजा रहे हैं, दैट्स कमेंडेबल। मुझे बहुत, मैंने मतलब इस तरह के गिटारिस्ट नहीं देखे जो कि इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन सिंकिंग के साथ कॉर्ड्स को, मतलब बहुत अच्छी जैमिंग कर रहे थे आप लोग ना। वाकई आपके दादाजी ने बहुत कुछ सिखाया है आपको और वो नजर आ रहा है। अच्छा, इस वक्त मुनीब और हसन दोनों हमारे साथ हैं। ये राग कौन सा था, पहले तो ये बताइए। ये हम लोगों ने दरबारी किया था। अच्छा, हाँ, राग दरबारी है। तो वो हम दोनों ने परफॉर्म किया, हसन ने लीड बजाया और मैंने रिदम बजाया। जबरदस्त। अच्छा, मेरा ये है कि मैं लीड नहीं बजाता क्योंकि मैं गाना भी होता है मुझे। राइट, तो बड़ा मतलब, ध्यान लगाना पड़ता है इसमें, है ना? मतलब मेरा भी 2 जगह ध्यान है और हसन का भी 2 जगह, तो इसलिए हम दोनों ने इक्वल वो रखा और शुरू से ही यही किया कि हसन गिटार्स प्ले करेगा और मैं गाना करूँगा। अच्छा मुनीब, हमारे मुल्क में या दीगर अगर बैनुल-अक़वामी भी बात करें तो गिटारिस्ट के लिए तो कंपटीशन बड़े कम होते हैं, लेकिन जो सिंगर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कुछ कंपटीशन भी हो रहे होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। कभी गए, पार्टिसिपेट किया किसी कंपटीशन में? हाँ, पार्टिसिपेट, आइडल बन जाऊं। हाँ, पार्टिसिपेट किया, ये है 2-3 जगह पार्टिसिपेट किया, एक जगह मैं विन भी किया मैंने, सेकंड प्राइज। कहाँ पे विन किया? एक्सपो में था, आई थिंक कोई एग्जीबिशन था काफ़ी बड़ा ना, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम दोनों ही थे, तो वहाँ पे मैंने विन किया था और वहाँ पे भी मैंने धमाल गाया था। तो मतलब मैं जहाँ पढ़ता हूँ अरीना मल्टीमीडिया, वहाँ के लिंक से मुझे बुलाया गया था, तो मैंने परफॉर्म कर दिया था। देन मुझे पता भी नहीं कि मैं विन कर दिया। आई कैन टेल कि आप जीते होंगे क्योंकि इतनी खूबसूरती से आप गाते हैं और वो आपकी आवाज के अंदर ना वो एक रिदम भी है, एक बेस भी है जो कि आपको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकती है। वो विश बोथ ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। और हम चाहेंगे कि आखिर में आप हमारे लिए एक बड़े प्यारा सा सॉन्ग आप मुझे बता रहे थे, कुछ किड़किड़ करके था। हाँ, लेकिन पहले हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बाय बोलते हैं और उसके बाद जो है मुनीब और हसन का गाना सुनेंगे। तो अगर आप में भी कोई ऐसा ही खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी बताएं हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। मैं जो थारे नाल रवा तो थानू का दिया फिक्रा, मेरे नाल 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 चलो दुनिया सरकार कर करना, मेरे नाल 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 चलो दुनिया सरकार कर करना, कर 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 करा कर कर करा करके करा कर 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 ला 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 कर 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 करा करके करा, मैं तो थारे नाल रवा तो थानू का दिया फिक्रा, मेरे नाल 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 चलो दुनिया सरकार करदी कर करा, मेरे नाल 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 चलो दुनिया सरकार करदी कर करा। फड़ ओ अगे आवे आवे किर 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 ला 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 किर 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 ला 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 अल्लाह नाम दी में जेड़ा को बन बुझावा मौला जिस दी पड़ ले